हेलो गाइज, सो वेलकम टू माय चैनल। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कुछ फार्माकोलॉजिकल टर्म्स पढ़े थे, जिसमें कि हम लोगों ने एलर्जी के बारे में पढ़ा था, एगोनिस्ट के बारे में पढ़ा था, एंटागोनिस्ट के बारे में पढ़ा था, एडिक्शन के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप सबसे पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, वही हम लोगों के आगे वो काम आएगा। उसमें लगभग एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट हमेशा ही आते रहता है। ओके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं बायोएबिलिटी को, कि बायोएबिलिटी होता क्या है। इसके पहले आप अगर मेरा वीडियो देखे होंगे तो उसमें हमने बहुत बार इसका जिक्र किया होगा कि बायोएबिलिटी बायोएबिलिटी बायोएबिलिटी। तो बेसिकली सिर्फ एक सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि बायोएबिलिटी क्या होता है। वायबिलिटी एक ड्रग का रिस्पॉन्स होता है, एक ऐसा रिस्पॉन्स जैसे कि अगर हम कोई ड्रग 500 mg का ले रहे हैं तब वो हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है या फिर सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है वो कितना mg पहुंच रहा है। जितना mg वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में पहुंचेगा उतना ही वो अपना एक्शन शो करेगा। तो वो जितना एक्शन शो करेगा उसको हम लोग बायोएबिलिटी बोलते हैं। जैसे कि अगर कोई ड्रग 500 mg का ले रहे हैं, अगर ओरली ले रहे हैं तो सबसे पहले हमारे इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर मेटाबोलाइज होगा, उसके बाद वो हमारे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में पहुंचता है। तो देखिए यहाँ पर अगर 500 mg का कोई ड्रग है तो वो 300 mg अगर 200 mg मेटाबोलाइज हो जा रहा है और 300 mg हम लोगों का सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में पहुंच रहा है तो वो इसका बायोएबिलिटी होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल लैंग्वेज में, इट इज़ द एक्चुअल अमाउंट ऑफ ड्रग विच रीच इनटू सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। जैसा कि मैंने बोला कि वो एक एक्चुअल अमाउंट होता है जो कि हमारे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में पहुंचता है या फिर ब्लड में पहुंचता है। जितना ड्रग हमारे ब्लड में पहुंचेगा उतना ही वो एक्शन शो करेगा। दिस इज कॉल्ड बायोबिलिटी ऑफ द ड्रग। ओके, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे एक और छोटा सा पॉइंट लिखा हुआ है जिससे कि आप लोगों को समझ लेना बहुत ही जरूरी होगा। दोज ड्रग विच बायोबिलिटी इज हाई देयर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज ऑल्सो हाई। जिस ड्रग का अगर बायोबिलिटी हाई होगा तो वो कन्फर्म है कि उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी हाई होगा। अगर कोई ड्रग का रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन हाई है तभी उसका बायोबिलिटी भी हाई होगा। अगर कोई ड्रग मान लीजिए 500 mg का है, वो जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा हमारे ब्लड में, जैसे 400 mg एब्जॉर्ब हो रहा है तो सीधा सीधा बात है कि उसका बायोबिलिटी भी 400 mg जाएगा। मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्जॉर्प्शन और रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ओके, अब समझते हैं कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, व्हेन वी टेक ओरल ड्रग देन इट गोज। यहाँ पे कुछ इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारा दिक्कतें हैं जिसको आप लोग सुधार लीजिएगा। गोज इनटू स्टोमक देन आफ्टर डिसइंटीग्रेशन एंड डिजॉल्व इट एब्जॉर्ब इनटू ब्लड। जैसे कि हम लोग कोई भी अगर ड्रग ओरली लेते हैं तो सबसे पहले हमारे स्टोमक में जाता है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे थोड़ा सा मेटाबोलाइज होता है या फिर कुछ उसके टुकड़ों में टूटता है। जैसे कि अगर कोई टैबलेट जाएगा तो वो छोटे 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 पार्ट्स में टूटेगा, उसके बाद ही वो डिजॉल्व होगा उसमें, उसके बाद ब्लड में एब्जॉर्ब होगा। ओके, उसके बाद ही वो अपना एक्शन शो कर पाता है। नेक्स्ट वन लिखा है, एब्जॉर्प्शन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स। हम लोग का जो फार्माकोकाइनेटिक्स है उसमें कौन कौन सा स्टेप्स आता है, ए डी एम और ई, मतलब एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। तो एब्जॉर्प्शन जो होता है वो हम लोग का फार्माकोकाइनेटिक्स का फर्स्ट स्टेप से होता है। इन डिसइंटीग्रेशन स्टेप ड्रग ब्रेक इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। जैसे ही डिसइंटीग्रेशन मतलब जो हम लोग का टैबलेट होता है, जो ड्रग्स होता है वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाएगा, उसके बाद ही वो अपना जो हम लोग का स्टोमक में HCl प्रेजेंट होता है उसके साथ वो अपना डिजॉल्व होगा। आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ड्रग डिजॉल्व इनटू गैस्ट्रिक HCl एंड एब्जॉर्ब इनटू सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। जब वो डिजॉल्व हो जाएगा उसके बाद वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में या फिर सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जाता है। यहाँ पे एक चार्ट भी बनाया गया है इसका, अगर आप चार्ट बना देते हैं तो ज़्यादातर चांस रहता है कि आपको मार्क्स ज़्यादा मिले। ओके, अब यहाँ पे कुछ इसका मैकेनिज्म लिखा हुआ है कि एब्जॉर्प्शन का एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, वो हम लोग आगे अभी इसमें भी पढ़ने वाले हैं। ओके, तो हम लोग इसी में कवर कर लेंगे। अब आते हैं, एक वर्ड आता है हम लोगों का सेलुलर ट्रांसपोर्ट। सेलुलर ट्रांसपोर्ट क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, द मूवमेंट ऑफ फूड पार्टिकल्स फ्रॉम ब्लड टू सेल और फ्रॉम सेल टू ब्लड इज कॉल्ड सेलुलर ट्रांसपोर्ट। जैसे कि हम लोगों का कोई भी फूड पार्टिकल्स हो गया या फिर ड्रग हो गया, वो ब्लड से सेल में जा रहा है और सेल से ब्लड में आ रहा है, उसी प्रोसेस को हम लोग सेलुलर ट्रांसपोर्ट बोल सकते हैं। जैसे कि कुछ अनयूजुअल पार्ट्स होते हैं वो हम लोगों के सेल से ब्लड में जाते हैं, ब्लड से हम लोगों के सेल में आते हैं, फिर सेल से हम लोग बाहर हो जाते हैं। By the use of cellular transport, the chemical substance which is absorbed in blood is moves into cell। जो हम लोगों का
जो हम लोग का ड्रग्स होता है वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब कर जाता है, उसके बाद सेल्स में मूव्स करता है एंड द वेस्ट सब्सटेंस मूव्स फ्रॉम सेल टू ब्लड, और जो हम लोग का वेस्ट सब्सटेंस होता है वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। ये होता है हम लोग का सेलुलर ट्रांसपोर्ट। तो सेलुलर ट्रांसपोर्ट कुछ टाइप्स के होते हैं, जैसे कि वो अचानक ऐसे ही बाहर तो नहीं निकलता होगा, तो इसमें कुछ टाइप्स आते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। तो जो हम लोग का एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में किसी भी हम लोगों का, जैसे कि अगर हम लोगों का, अगर देखिए यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन का ब्लड है और यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन का ब्लड है, एक मिनट, यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन का ब्लड है, तो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ना, इसमें हम लोगों का एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। जैसे कि कैसे वो सेलुलर ट्रांसपोर्ट होता है, एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाता है, तो एक जगह पे अगर लो कॉन्सेंट्रेशन है, अगर यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है, अगर लो से हाई जा रहा है तो उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो उस ट्रांसपोर्ट को हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। अगर हाई से लो में जाएगा अगर ट्रांसपोर्ट होगा तो उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है, तो उसे हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ओके, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इन दिस type of transport the movement of substance is from low concentration to high concentration with the help of energy। इसमें एनर्जी आपका रिक्वायर्ड होता है। इन दिस ट्रांसपोर्ट एटीपी इज यूज्ड एज मोमेंट ऑफ सब्सटेंस। ओके, अब आते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक सिंपल सा लैंग्वेज में ही हम लोगों ने बताया कि जो हम लोग का एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो लो से हाई होता है, तो उसमें तो हम लोग का एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, बट इन द कंडीशन ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट यहाँ से हाई टू लो में होता है। तो जैसे पता है कि अगर बहुत ऊंचा जगह पे अगर वो पानी है तो उसे नीचे आने में कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर नीचे से ऊपर पहुँचाना है तो हम लोग को मोटर चलाना पड़ता है, कोई प्रेशर देना पड़ता है, तो सेम वही कंडीशन इसमें होता है। तो जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है ये भी हम लोग का टू टाइप्स का होता है, डिफ्यूजन होता है और ऑस्मोसिस होता है। जो डिफ्यूजन होता है उसमें हम लोगों का सेमी परविएबल मेम्ब्रेन नहीं यूज होता है, बट ऑस्मोसिस में आप लोगों को पता है सेमी परविएबल मेम्ब्रेन होता है, जो कि हम लोगों को आगे पढ़ना है या फिर इसके पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब एक और आता है हम लोगों का फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। तो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में बेसिकली क्या होता है, कैसे हम लोगों का जो सब्सटेंस है वो ट्रांसपोर्ट होता है, तो इसमें एक कैरियर मीडिएटर रहता है या फिर एक मीडिएटर रहता है, जो कि हम लोगों का यहाँ से, जैसे कि हम लोग का ये सेल, एक आप यहाँ पे देखिए एक सेल हो गया, तो यहाँ पे एक मीडिएटर प्रेजेंट रहता है। अगर यहाँ से कोई सब्सटेंस को इधर आना है तो ये मीडिएटर के थ्रू ही आएगा, उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन या फिर कैरियर मीडिएटर। ओके, इन दिस प्रोसेस कैरियर एंजाइम और प्रोटीन बाइंड्स विद सब्सटेंस एंड मूव्स इनसाइड द सेल एंड लीव द सब्सटेंस। जैसे कि हम लोग का ये अगर सेल हो गया तो यहाँ पे जो हम लोग का कैरियर मीडिएटर होता है या फिर मीडिएटर रहता है वो यहाँ से सब्सटेंस को बाइंड करता है और फिर इधर से लो से हाई में या फिर वो अंदर ही अंदर मीडिएटर को यहाँ से बाहर छोड़ देता है, तो उस ट्रांसपोर्ट को हम लोग बोलते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शंस। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि हम लोग के ड्रग को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो जैसे में हम लोगों का फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज आएगा, नेचर ऑफ डोजेज फॉर्म आएगा, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आएगा और बायोएबिलिटी भी आएगा। ओके, तो ये रहा हम लोगों का टोटल बायोएबिलिटी। बायोएबिलिटी होता क्या है ये आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कोई कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या फिर अगर कहीं गलती हुआ है तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ बायोएबिलिटी के साथ। ओके, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।